नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं बिग प्रोजेक्ट्स। आज इसका ये दूसरा वीडियो है। देखिए, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट मतलब कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो उसको बोलते हैं बिग प्रोजेक्ट। और आज ही हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक प्रोजेक्ट था अमेरिका में, स्पीड रेल का, बहुत तेज़ी से चलने वाली रेल। और वो प्रोजेक्ट कुछ 328 माइल्स मतलब 614 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को ट्रेन जाने वाली थी और इसका बजट था $33 बिलियन, 33 अरब डॉलर। और टाइम पीरियड था 20 साल कि 20 साल में ये प्रोजेक्ट बनेगा। 14 साल के बाद ये प्रोजेक्ट आधे भी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके अलावा इसका जो बजट था वो बढ़ करके 33 बिलियन डॉलर से बढ़कर 43 बिलियन हो गया। उसके बाद वो बढ़कर 68 बिलियन हो गया। उसके बाद वो बढ़कर 77 बिलियन हो गया। फिर 83 बिलियन हो गया, मतलब डबल हो गया। और लास्ट में जब ये किताब लिखी जा रही थी तब इसका बजट $100 बिलियन हो चुका था। 33 से 100। इसके बाद 2019 में जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो उस पूरे 600 किलोमीटर का आधे से थोड़ा कम, दो सिटीज़ बीच में पड़ती है, मार्केट और बेकर्सफील्ड, बोलते हैं हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे बस। और उसका भी बजट करीब 23 अरब डॉलर था और वो कंप्लीट करके तो बोलते हैं बस हम इसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दो जो बड़े बड़े शहर थे, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच में ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि इसके बीच में सिलिकॉन वैली भी पड़ता है, तो वो टेक हब है, तो सारा ट्रैफिक बाईपास हो जाएगा, ऐसा सोच करके इसको चालू किया गया था ये बजट। लेकिन फिर जब ये फेल हो गया एक तरह से, तो इसका नाम लोगों ने मजाक में रख दिया, ताने में, बुलेट ट्रेन टू नोवेयर, कि बुलेट ट्रेन बन रही है और कहाँ से कहाँ जाएगी, नोवेयर, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये सच्चाई है ऑलमोस्ट 90% बिग प्रोजेक्ट्स की। और जब मैं बिग प्रोजेक्ट बोलता हूँ तो इसमें आप लोग अपने आप को भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास पैसे तो नहीं है लेकिन टाइम बहुत है। आप लोग जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही अपनी लाइफ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। जैसे इन लोगों ने चालू किया, सोचा पैसा लगा देंगे काम हो जाएगा। आप लोग भी सोचते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को खाली टाइम ही तो देना है, फिर वो भी नहीं दे पाते, वो टाइम कहीं और चला जाता है। तो ये हश्र है, ये रिज़ल्ट है 90% बिग प्रोजेक्ट्स का। अब एक और एग्जांपल दिया था हमने सुबह। डेनमार्क एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, न्यूयॉर्क से भी छोटी है, लेकिन उनके पास पैसा काफ़ी है, तो वो हर साल कुछ न कुछ पैसा दूसरे देशों को, छोटे गरीब देशों को देते हैं ताकि उत्थान कर सके, उनका हेल्प कर सके। तो उन्होंने नेपाल में 20,000 स्कूल प्लस क्लासरूम बनाने का सोचा। 20,000 1992 में करने वाले थे। इसका भी टाइम पीरियड था 20 साल। और जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर लोग हेल्प करने के लिए डोनेशन देते हैं, तब अक्सर वो चला जाता है बूंडोगल्स में। बूंडोगल्स मतलब वेस्ट। जैसे नहीं, आप लोग देखते होंगे पैसा आया गवर्नमेंट का किसी स्कीम का, कहाँ चला गया, किसी पॉलिटिशियन की जेब में चला गया, सरपंच की जेब में चला गया, तो इस तरह से सब खत्म हो जाता है पैसा। लेकिन ये प्रोजेक्ट 20 साल के बजाय 8 साल पहले कंप्लीट हो गया। प्लस इस प्रोजेक्ट में एक और ख़ास बात थी, इसके मल्टीपल अच्छे रिजल्ट्स हुए जो कि एजुकेशन के अलावा था। स्कूल्स तो बने, लेकिन जब स्कूल बने तो अचानक से गर्ल्स का पॉपुलेशन बढ़ गया उसमें। नेपाल में उसके पहले लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, वो बढ़ गया। और 2015 में जब अर्थक्वेक आया था तो बहुत सी नेपाल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टूट गई, तो इसने जान बचाई थी, क्योंकि ये शुरू से ही प्लानिंग के साथ ऐसा बिल्डिंग बनाया गया था कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। तो ये जो हमारे राइटर हैं वो इस प्रोजेक्ट के एक मेंबर भी थे जब इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही थी, और वो है प्लानिंग एक्सपर्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को प्लानिंग करते हैं। और ये विरला चीज़ है, जब कोई प्रोजेक्ट अपने बजट के अंदर, टाइम के अंदर पूरा हो जाता है तो ये बहुत रेयर चीज़ है। नॉर्मल क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो पूरे नहीं होते हैं, ये सच्चाई है। तो क्या चीज़ है जो ड्राइव करती है बिग प्रोजेक्ट्स को, ये भी हमने आज सुबह पढ़ा।
2 चीज़ें फ़िलहाल समझ में आई हैं, एक है पावर और एक है साइकोलॉजी। अक्सर ऐसा होता है जैसे अभी मान लीजिए हमारे यहाँ एक कंपनी है, काम कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा प्रोजेक्ट क्या होगा, एक बिल्डिंग बनाना, या अगर CT स्कैन की मशीन लगाना चाहते हैं तो वो बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो उसमें 2 चीज़ों के लिए लोग लड़ाई करते हैं। एक है रिसोर्स, पैसे के लिए। जब भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जैसे अभी शिफ्ट किया बगल में, हर आदमी सोचेगा कि हमारे लिए एक अलग से टेबल चेयर आ जाए, किसी को लगेगा मेरे लिए AC लग जाए, क्योंकि भाई बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसा लग रहा है, तो चलो इसी बहाने हम भी अपना फ़ायदा उठा लें। और दूसरी चीज़ है पोजीशन, कि एक कंपनी में या एक बड़े प्रोजेक्ट में मुझे एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिल जाए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था आज से करीब 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, कि दिनेश अग्रवाल जी वहाँ रहते थे अरंगपुर में, फरीदाबाद के पास। तो उन्होंने भी 14 एकड़ का एक स्कूल और 10 एकड़ का एक हॉस्पिटल प्लान किया था। और हम लोगों को कहा था कि आशीष तुम हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखना, और आदित्य एक हमारे दोस्त थे, तुम स्कूल का मैनेजमेंट देखना। तो उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चालू ही नहीं हुआ। खाली ज़मीन थी, और वही ज़मीन किसकी थी पता नहीं। तो रिसोर्स मतलब पैसा और पोजीशन के लोग फाइट करते हैं। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि टाइम से पहले पूरे हुए, जैसे अभी सुबह पढ़ा, एप्पल ने जब आईपॉड लॉन्च किया था तो जनवरी 2001 में उसका पहला एम्प्लॉई आया था। प्रोजेक्ट फॉर्मली अप्रूव किया था मार्च 2001 में, मुश्किल से 3 महीने बाद। और पहला आईपॉड जो शिप हो गया था वो 2001 नवंबर में हो गया था, विदिन 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर। अमेज़ॉन प्राइम का, जिसमें कि लोगों को फ्री डिलीवरी दी जाती है, वो प्रोजेक्ट को सोचा गया था कब, वेग आइडिया से अनाउंसमेंट से लेकर के अक्टूबर से फरवरी में पूरा काम हो गया। अक्टूबर 2004 में उसका अनाउंसमेंट हुआ था और फरवरी 2005 में वो लॉन्च हो गया था। दुनिया का जो सबसे पहला SMS टेक्सटिंग ऐप आया था, वो कुछ ही हफ्तों में चालू करके लॉन्च हो गया था। तो इस तरह की बहुत सी प्रोजेक्ट है जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हुई। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम लोग समझेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अ न्यूयॉर्क सक्सेस स्टोरी। ये सीरीज़ से आप लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं मिलेगा बनने को, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो है नहीं, लेकिन आपकी अपनी लाइफ में एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह आप उसको देख सकते हैं, और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको सही चीज़ मिल सकती है, या गलत चीज़ को आप पॉइंटर की तरह देख करके उससे बच सकते हैं। न्यूयॉर्क सक्सेस स्टोरी, आज की स्टोरी है न्यूयॉर्क सक्सेस स्टोरी। एक विजन जो कि कहा जा सकता है दुनिया का सबसे बड़ा स्काई स्क्रेपर, मतलब सबसे बड़ी बिल्डिंग, वो चालू हुई थी, ये विजन एक पेंसिल से, मात्र एक पेंसिल से। अब वो पेंसिल किसके हाथ में थी, ये डिपेंड करता है कि आप किसकी स्टोरी को मानोगे। बहुत से लोगों की अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं। एक कहानी तो ये कहती है कि आर्किटेक्ट विलियम लैम थे जिन्होंने अपनी पेंसिल से उस बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया, आर्किटेक्चर बनाया। और दूसरी कहानी में कहते हैं कि एक जॉन जे रेस्कॉप थे जो कि फाइनेंशियल विजार्ड थे, पैसे रुपए के जीनियस थे, और वो इसके पहले जनरल मोटर नाम की कंपनी में जॉब भी करते थे, एग्जीक्यूटिव थे। जो भी हो, बिल्डिंग ऐसी है, उस बिल्डिंग की शक्ल आप देखेंगे ना तो ऐसी दिखाई देती है। एक पेंसिल लीजिए और टेबल पे खड़ा कर दीजिए, उस बिल्डिंग की शक्ल देख लीजिए आप। तो ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बात हो रही है, और दोनों ही केस में बोल रहे हैं, एक पेंसिल को उठाया गया था और टेबल पे रख दिया गया था, और यही इमेजिनेशन की गई थी कि बिल्डिंग दिखाई देगी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। और उस समय पूरे धरती पर इतनी लंबी कोई और बिल्डिंग नहीं होने वाली थी। ये आइडिया आया था 1929 में, एक आदमी था जिसका नाम था एल स्मिथ से। ये पूरी ज़िंदगी न्यूयॉर्क में रहा था, और ये एक फॉर्मर न्यूयॉर्क का गवर्नर था, वहाँ का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। प्लस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 1928 के इलेक्शन में ये एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी था, ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा था। जैसे कि ज़्यादातर न्यूयॉर्कर होते जब किसी चीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है तो ये उसके अपोज कर रहा था। तो ये आदमी हार गया था, हर्बर्ट हूवर इसकी जगह पर इलेक्शन जीत गया था। बेचारा कुछ था नहीं उसके पास करने को, खाली हो गया, इलेक्शन हार गया। तो उसको एक बड़ा सा एक नया चैलेंज चाहिए था। तो उसने ये मैनहट्टन की बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का आइडिया लेकर गया
रेस्कॉप के पास, और उन्होंने मिलकर के एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एम्पायर स्टेट इनकॉर्पोरेशन, जिसमें स्मिथ जो पॉलिटिशियन था वो इस कंपनी का फेस होगा और प्रेसिडेंट होगा, और रेस्कॉप एज इट्स मनी मैन, और जो पैसे रुपए का काम धाम देखेगा वो रेस्कॉप देखेगा। तो सबसे पहले तो डिसाइड किया कि किस जगह पे होगा ये बिल्डिंग। ये एक कोई होटल था, वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल, उसका साइट था, जगह डिसाइड कर लिया गया और इसका बिजनेस प्लान को बना दिया गया। पूरा हिसाब किताब लगाने के बाद वहाँ पर जो पुराना होटल था उसका नाम था वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया, उसको तोड़ेंगे और फिर नई बिल्डिंग बनाएंगे। इस पूरे का बजट बनाया उन्होंने, जो इनके हिसाब किताब से आया $50 मिलियन, जो कि आज 2021 के हिसाब से, मतलब 2021 में ये किताब लिखी गई थी, उसके हिसाब से $820 मिलियन के करीब होगा। 1929 की बात चल रही है। और 2 साल के बाद, विदिन 2 ईयर्स, 2 साल इस बिल्डिंग को लग गए थे बनने में। हम लोग ने प्लान किया था कि इसको ओपन कर देंगे। उन्होंने एक कंपनी थी लैम्स फर्म, उसको हायर किया, और वहाँ पर किसी ने पॉइंट आउट किया कि बस 18 महीने में, शुरुआत से लेकर के पेंसिल की स्केच बनाने से लेकर के आखिरी स्क्रू जब वहाँ लगेगा, पूरे को कितना टाइम लगेगा? 18 महीने दिया गया। बहुत जल्दी काम करना था इन लोगों को, क्योंकि उस दिनों में दुनिया का जो सबसे अमीर शहर था वो लंदन था, उसको इसने बीट कर दिया था न्यूयॉर्क ने। ये जो बम्बई, दिल्ली, इस टाइप के शहर होते हैं, इनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, शहरों में भी सबसे बड़े शहर। तो लंदन जो था वो सबसे मोस्ट पॉपुलस था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते थे, उसको बीट कर दिया न्यूयॉर्क ने। उस ज़माने में जैज़ बहुत हॉट चीज़ मानी जाती थी, स्टॉक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे सबके रेट, और इकोनॉमी बहुत बूमिंग थी, मतलब बैंक आराम से पैसे दे रहे थे किसी को बिल्डिंग बनाना है तो। और एक बड़ी सी स्काई स्क्रैपर, मतलब आप दिखाएंगे दुनिया को कि हम सचमुच में कितने ग्रो हो रहे हैं। जैसे आप चले जाएं लखनऊ में और आप चले जाएं बेंगलोर में, आप ये नहीं कह पाएंगे कि लखनऊ शहर है बेंगलोर के सामने। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है बेंगलोर में, उसके सामने लखनऊ कुछ नहीं है। जबकि लखनऊ पूरे यूपी का कैपिटल है, फिर भी, हालांकि वो तो कैपिटल बेंगलोर भी है कर्नाटक का, लेकिन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना क्यों? दिखाने के लिए कि हम ग्रो हो रहे हैं, हम बहुत प्रॉस्परस हैं। हमको दिखाना था कि मशीन एज अमेरिका की मशीन एज पे हम पहुंच चुके हैं। बैंक, जो बड़े बड़े बैंक थे, वो बोले थे अरे भाई किसी के पास कोई नया प्रोजेक्ट है तो बताओ, हम पैसे देने को तैयार हैं, और जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतना अच्छा हम पैसा देने को तैयार हैं। उस ज़माने की जो बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग होने वाली थी, क्रिसलर बिल्डिंग थी, और बड़ी बिल्डिंग के साथ साथ वो क्या करने वाली थी, सबसे अच्छे अच्छे ऑफिसेज वहाँ आने वाले थे, और खूब प्राइम लोकेशन की रेंट मिलने वाली थी। मुझे याद है, मैं चेन्नई में एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, उसमें मेडॉल का एक ऑफिस था 1 फ्लोर का, और उस 1 फ्लोर के ऑफिस की वो लोग रेंट देते थे 8 लाख रुपए। तो रेंटल इनकम चली जाती सबसे प्राइम लोकेशन। महंगे शहर में अगर कोई बहुत प्राइम लोकेशन की बिल्डिंग आपने बना दी है तो उसको खूब किराया मिलेगा। तो रस्किन, स्मिथ और लैम ने तीनों ने मिलकर के डिसाइड किया उसको बीट करना है। जब इस बिल्डिंग की प्लानिंग हो रही थी, ये वर्ड याद रखिए, कम से कम 10,000 बार आएगा ये, प्लानिंग। जब इस बिल्डिंग की प्लानिंग हो रही थी तो लैम्ब कंपनी ने फोकस किया, उसका फोकस था इंटेंसली प्रैक्टिकल। क्या चीज़ें हो सकती है, हवाई नहीं, प्रैक्टिकल। बोलते वो दिन गए कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट आ गए और खूबसूरत ड्राइंग डिज़ाइन बनाया, और फिर बोला हो नहीं पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ बना के दो मुझे जो एक्चुअली हो सकता है। लैम्ब बोलता है ठीक है, तुम कितनी भी बड़ी, कितनी भी अनइमेजिनेबल चीज़ कर लो, लेकिन वो होनी चाहिए प्रैक्टिकल, जो चीज़ हो सकती है, हवाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या किया उसने, प्रोजेक्ट के बिल्डर्स के साथ, क्योंकि एक आध लोग नहीं थे, मल्टीपल बिल्डर्स थे, उन सब के साथ और इंजीनियर के साथ मिलकर के डिज़ाइन बनाया साइट के हिसाब से। और 2 चीज़ों का खास ध्यान दिया गया, बजट का और स्केड्यूल का, कि हमको ये टाइम के अंदर देना है और इस पैसे के अंदर देना है। मुश्किल सेंटेंस है, सुनिए। अभी तक बिल्डिंग चालू नहीं हुई है, एक भी पत्थर रखा नहीं गया। जो डिज़ाइन बनाया गया उसको ऐसा बनाने की कोशिश करें, अभी पत्थर नहीं रखा गया, बिल्डिंग नहीं बनी, ताकि वो कंडीशन ऑफ यूज़ हो, उसका यूज़ हो सके। उसका यूज़, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका स्पीड ऑफ इरेक्शन फोर फ्रंट में होना चाहिए। अभी बिल्डिंग का एक भी ईंट नहीं रखा गया, और उसका 3 चीज़, डिज़ाइन टू कंडीशंस ऑफ यूज़, कंस्ट्रक्शन एंड स्पीड। इस बिल्डिंग का यूज़ कैसे होगा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, और कितनी स्पीड में ये खड़ा होगा, इन चीज़ों को कागज़ पे लिखा जा रहा है।
और इस डिज़ाइन को बार बार टेस्ट किया गया कागज़ पर कि ये काम करेगा। एक भी ऐसा डिटेल नहीं था जिसको उन्होंने डिस्कस नहीं किया हो। हर एक एक्सपर्ट से 1 बार 2 बार 4 बार डिस्कस किया गया। अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि डिले होने वाली है, उसका सामान नहीं मिलने वाला है, तो उसको हटा दो, नई चीज़ लेकर आओ। इस सेंटेंस को मैं फिर से रिपीट करूंगा। कोई भी ऐसा डिटेल वो लोग इशू नहीं करते थे जो कि उनके बिल्डर्स और उनके एक्सपर्ट से डिस्कस ना किया गया हो, एडजस्ट ना किया गया हो और उसको चेंज ना किया गया। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक फर्नीचर बनाते हैं तो ये मुझसे कहते हैं दिलीप जी हम कौन सा ले आते हैं, कील कौन सा लाएं, सनमाइका कौन सा लाएं, बोलते हैं जो लाना ले आओ। यहाँ पर एक भी डिटेल को छोड़ा नहीं गया था। एक्सपर्ट्स को डिस्कस किया गया, उनके बिल्डर्स को डिस्कस किया गया, एडजस्ट किया गया और चेंज किया गया। बिल्डिंग की बात होगी। उस बिल्डिंग के अभी तक पहला पत्थर भी रखा नहीं गया है, कागज़ पे सब कुछ डिस्कस हो रहा है। 1931 आ गया, अब 1 साल बचा है बस। 1 साल बचा है और कंपनी के पब्लिकेशन ने बोस्ट किया, खूब बड़ी बड़ी बातें बोली। हमको पता था कि इसमें कितने बीम्स चाहिए, इस पूरी बिल्डिंग में कितने लेंथ की बीम्स चाहिए और कितने बोल्ट और कितने स्क्रू चाहिए। कितनी बड़ी बिल्डिंग पता है? सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। उसमें नंबर वाइज एक एक बोल्ट कितने लगेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे, सब इनको पता थी। उनको एग्जैक्टली पता था कि इस पूरी बिल्डिंग में कितने खिड़कियाँ होंगी, कितने पत्थर लगेंगे, उनका शेप कैसा होगा, उनका साइज़ कैसा होगा, इसमें कितने टन एल्यूमिनियम लगेगा और स्टेनलेस स्टील लगेगा, इसमें कितना टन सीमेंट लगेगा और कितना मोर्टर लगेगा, मसाला लगेगा, वो भी पता था इनको। अभी तक बिल्डिंग चालू नहीं हुई है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को उन्होंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी तक ज़मीन पे नहीं किया। कहाँ किया? पेपर पे किया। एक जो पब्लिकेशन आई थी 1931 में आई थी और वो बताते हैं जो पहला तो वो खुदाई की गई वो थी मार्च 17, 1930 में। 3000 से ज़्यादा वर्कर्स ने उसको इकट्ठा थी साइट पर और खूब तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुआ। और सबसे पहले स्टील का एक स्केलेटन समझते हैं? ढांचा, जैसे हमारी हड्डी होती है, स्टील का ढांचा खड़ा हो रहा था बहुत तेज़ी से। और उसी के साथ साथ फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई और न्यूज़पेपर बोलते हैं अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या रेस लगा रहे क्या, खड़खड़ काम कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ साथ जब वर्कर्स को समझ में आने लगा और जो भी प्रोसेस थे वो स्मूथ हो गए तो ये प्रोग्रेस और फास्ट हो गई। और उसके बाद तो एक हफ्ते में 3-3 स्टोरी बनने लगी, उसके बाद 4, उसके बाद 4.5 फ्लोर एक हफ्ते के अंदर। इसका मतलब जो ये पूरी बिल्डिंग है ये 3 हफ्ते में बना दी। ये पूरी बिल्डिंग 3 हफ्ते में कंप्लीट हो चुकी अगर हमारी होती तो। और जिस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक दिन में 1 फ्लोर बना रहे थे लोग, 7 दिन में 7 फ्लोर। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारा पूरा काम फुल स्विंग में हो रहा था और हर चीज़ एकदम क्लिक हो रही थी, एकदम मशीन की तरह चल रही थी। तो हम लोगों ने 14.5 फ्लोर कंप्लीट कर दिया 10 दिन में। मतलब एक दिन में भी से भी कम टाइम में उन्होंने 1 फ्लोर को कंप्लीट किया। ये वो एरा था जब नई नई गाड़ी बनती थी असेंबली लाइन पे। उसमें एक असेंबली लाइन होती थी, कार्स जब बनती थी तो एक असेंबली लाइन होती जिस पे मशीनें चलती थी और उस पर लोग उसको फिटिंग करते थे, फिट कर देते थे, वो कार आगे चली जाती थी, अगला बंदा नेक्स्ट पार्ट उसका जोड़ता था। बट यहाँ फ़र्क ये है, ये लोग बोलते थे हमारी सीधी खड़ी हुई असेंबली लाइन है, ऊपर जा भाई। इन्होंने एक तरह से बोलते हैं वो कार बना रहे हैं असेंबली लाइन पे, हम सीधे बिल्डिंग बना रहे हैं असेंबली लाइन पे। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ऑफिशियली इसको खोला गया प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर के हाथों द्वारा, तो ऑन टाइम था। 1 मई 1931 को ये रिलीज़ कर दिया गया। ये पब्लिक के लिए खुलने से पहले ये लोकल और पूरे नेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी थी बिल्डिंग। इसकी जो हाइट थी दुनिया को डराने वाली थी। जिस तरह से टाइमली और फास्ट काम हुआ था, कंस्ट्रक्शन किया गया था, वो लेजेंडरी था, बहुत ही बड़ी चीज़ थी। और हालांकि ये बिल्डिंग के लिए शुरू से लैम्प्स ने क्या कहा था, प्रैक्टिकल होना चाहिए, काम की होनी चाहिए, खाली दिखावटी नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद ये बहुत खूबसूरत भी थी, ऐसा नहीं कि देखने में ख़राब थी। क्योंकि लैम्प शुरू से चाहता था एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, जगह वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बिल्डिंग बहुत एलिगेंट डिज़ाइन की थी, खूबसूरती बहुत अच्छी थी। और उस साल का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेडल ऑफ ऑनर, वो मिला इनकी कंपनी को। 1933 आया, 2 साल बाद एक फिल्म बनी द किंग कॉन्ग और पूरी दुनिया में बिल्डिंग फेमस हो गई। क्यों? क्योंकि उस फिल्म में दिखाते हैं कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के एकदम टॉप पे गोरिल्ला खड़ा है, खूब बड़ा सा, हीरोइन को अपने हाथों में पकड़ के। और इस तरह से पूरी बिल्डिंग पूरी दुनिया में गोल्डन स्टार बन गई, ग्लोबल स्टार। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो $50 मिलियन था उस ज़माने का, जो कि कंप्लीट हो गया
9 मिलियन कम में, $41 मिलियन में, 679 मिलियन आज के हिसाब से जितना पैसा दिया गया था उससे 17% कम में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। बहुत हफ्तों पहले, ओपनिंग सेरेमनी से बहुत हफ्ते पहले। हम लोग आजकल एक किताब पढ़ रहे हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उसी किताब से इंस्पायर्ड एक और चैप्टर पढ़ा हमने, लर्निंग फास्ट एंड स्लो। लेकिन ये जो बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी उसके लिए कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, थिंकिंग स्लो एक्ट फास्ट। थिंकिंग स्लो एक्ट फास्ट मतलब जब भी आप कोई बिजनेस का या कोई प्रोजेक्ट का प्लानिंग करें, जल्दबाजी ना करें। आराम से पहले प्लानिंग बहुत 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 डिटेल में करें, उसके बाद एक्ट फास्ट। हम लोग फिलहाल उल्टा करते हैं, जो फेल प्रोजेक्ट होते हैं वो थिंक फास्ट एक्ट स्लो करते हैं। चलो यार चालू कर देते हैं, चालू कर दिया, उसके बाद कंप्लीट तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, छोड़ दो, मत करो कंप्लीट, ऐसा हो जाता है। आज की लास्ट लाइन है इस क्लास की शुरुआत में। ऑथर बोलते हैं, मैंने पूछा था आपसे कि कैसे होता है कि एक विज़न प्लान बनता है और प्लान एक रियलिटी बनती है। तो इसका आंसर क्या है, आप जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले थिंक स्लो करिए और फिर एक्ट फास्ट करिए। तो वो हमारे कल के चैप्टर का नाम भी होगा, थिंक स्लो एंड एक्ट फास्ट। वो कैसे करते हैं वो कल देखेंगे। इसके बाद से मैंने बहुत सी बुक्स खोजने की कोशिश की जो प्लानिंग बताए। अभी तक कोई अच्छी बुक आई नहीं है, बट कम से कम मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे प्लान करना होगा। हर छोटी छोटी चीज़ को जब प्लान कर लेते हैं, जैसे मम्मी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे से प्लान करती हैं एक एक छोटी छोटी चीज़ को। तो ये सीरीज़ है बिग प्रोजेक्ट्स, हाउ बिग थिंग्स गेट डन। और फिलहाल आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका करियर, कोई चीज़ जो बड़ी चीज़ आप करना चाहते हैं।